सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए गाइज, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ESR और EPR, ठीक है ना। ESR और EPR या फिर आप बोल दिए EPR और ESR, ठीक है ना। ओके, तो देखिए क्या है आखिरकार इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दोनों ही सेम है, ये सेम ही है, ठीक है ना। यहाँ पर हम जनरली किस चीज़ से डील करते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पिन से, इलेक्ट्रॉन की स्पिन से, और किस चीज़ से भाई, और हम फाइनल जनरली हम करते हैं ना जो वो पैरामैग्नेटिक नेचर से करते हैं, ठीक है ना। हम क्या देखते हैं भाई, कोई भी मेटल है, कोई भी कम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, वहाँ पर मेटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पिन की वैल्यू होगी। अगर नेट स्पिन की वैल्यू 0 होगी तो वो EPR और ESR इनएक्टिव होंगे, वो मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वो मेटल, ठीक है। लेकिन अगर नेट स्पिन की वैल्यू 0 नहीं होगी, अनइक्वल टू 0 होगी, या फिर अनइक्वल टू 0, या फिर आप मान के चलिए अनइक्वल टू 0 नहीं तो वो जैसे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, तो वो क्या होंगे, EPR और ESR एक्टिव होंगे। या तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पर नेट स्पिन वैल्यू अनइक्वल टू 0 होगी, जिसके कारण वो क्या होंगे, वो EPR और ESR एक्टिव होंगे। EPR और ESR वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप सभी स्टूडेंट याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में डाल लीजिए, इस पॉइंट को आप सभी डाल लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है ना। तो देखिए भाई, अब हम सबसे पहले तो आपको डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक छोटी मोटी बातें हैं। ये क्या है भाई कि देखिए हम 3 यूनिट्स कर चुके हैं अभी तक। मैंने जो आपको नोट डाउन करवाया था, जो यूनिट्स 11 यूनिट, उनमें 3 यूनिट मैं आपको करा चुका हूँ। आज 15 है, कोशिश रहेगी 20 तक, मतलब कि वो सभी यूनिट्स कंप्लीट कराऊं, ठीक है ना। 7 यूनिट्स जो शॉर्ट है, वो जो बड़ी यूनिट है वो नहीं होंगी 20 तक, ठीक है ना। वो तो आगे चलेंगी, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, नेम रिएक्शन, ये तो चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन 20 तक मैं शॉर्ट यूनिट्स हैं वो कंप्लीट कराने की सोच रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ESR और EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो देखिए भाई आखिरकार हम क्या देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए जिस प्रकार हम NMR IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या देखते हैं कि हमारा जो भी मॉलिक्यूल हो, जो भी कम्प्लेक्स हो, जो भी न्यूक्लियाई वगैरह हो, वो क्या होनी चाहिए, वो एक्टिव होनी चाहिए। वो क्या हो भाई, वो हमारी एक्टिव होनी चाहिए। तो इसी प्रकार अगर हमें EPR और ESR स्पेक्ट्रा चाहिए, EPR और ESR स्टडी करनी है किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी मेटल की, तो हमें एक एक्टिव मॉलिक्यूल चाहिएगा, EPR और ESR एक्टिव मॉलिक्यूल चाहिएगा, ठीक है ना। वो रिक्वायरमेंट है इसकी, EPR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट है कि हमें EPR और ESR एक्टिव न्यूक्लियाई मेटल, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स, उस मेटल में मतलब कि वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। कम्प्लेक्स वगैरह वो क्या होने चाहिए, EPR और ESR एक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसकी कंडीशन है भाई। दूसरा क्या है कि हम ESR और EPR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, उसमें क्या है, हम क्या देखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखता है तो वो EPR और ESR क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है ना। तो वो क्या होगा भाई, तो वो क्या होगा, EPR और ESR एक्टिव होगा, ठीक है ना। कोई भी मॉलिक्यूल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है वो क्या है भाई, वो क्या होगा, EPR और ESR एक्टिव होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप इस चीज को, आप इस चीज को याद रखिएगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखता है तो वो क्या है, वो EPR ESR एक्टिव है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप कंडीशन में लिख लीजिए। अब आप कंडीशन लिख लीजिए, आप जनरली अब क्या करिए, अब आप कंडीशन लिख लीजिए कि भाई EPR और ESR के लिए कुछ कंडीशन होंगी, वो कंडीशन लिख लीजिए, ठीक है ना। कुछ एक कंडीशन है, उन कंडीशन को आप लिख लीजिए। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि हम कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम और किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टडी कर रहे हैं तो भाई वो मॉलिक्यूल, वो एटम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखता है तो वो EPR और ESR एक्टिव होगा। हम उसकी EPR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन पता लग गया। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जो I हो वो अनइक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, EPR और ESR एक्टिव होगा। जैसे कि वैल्यू हाफ हो गई, 1 हो गई,
3/2 हो गई, ठीक है ना। मतलब कि I इज इक्वल टू 0 होगा ना तो वो ईपीआर और ईएसआर इनएक्टिव होगा, लेकिन I अनइक्वल टू 0 होगा, जैसे कि 1, हाफ, 3/2 ये वैल्यू होगी तो वो ईपीआर और ईएसआर एक्टिव होगा। तो क्या होगा भाई, वो क्या होगा, ईपीआर और ईएसआर वो क्या होगा, एक्टिव होगा। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई, उसके बाद जनरली हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये ईएस और ईपीआर में हम क्या देखते हैं कि जब हम एनएमआर मॉलिक्यूल में, मतलब जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चेक कर रहे थे, तो उसमें एक्टिविटी, भाई कौन मॉलिक्यूल एक्टिव होगा, कौन मॉलिक्यूल मैग्नेटिकली नॉन एक्टिव होगा, मैग्नेटिकली मतलब कि कौन एक्टिव होगा, कौन मतलब ये कौन सी न्यूक्लियाई मैग्नेटिक होगी, कौन नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होगी। तो ये कैसे पता किया हमने, ये हमने कैसे पता किया कि जब किसी भी न्यूक्लियाई का मास कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जा रहा था, कंप्लीट 4 से डिवाइड हो रहा था, तो वो एनएमआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल थे, वो एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई था, न्यूक्लियाई थी, ठीक है ना। लेकिन जो न्यूक्लियाई, जिस न्यूक्लियाई का मास कंप्लीट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा था, वो क्या था, वो जनरली क्या थे भाई, वो हमारे एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई थे, ठीक है ना। सिमिलरली इसी प्रकार हम यहां पर किस में देखते हैं, ईपीआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं। सिमिलर हम यहां पर ईपीआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं कि जब हमारा जो आई की वैल्यू है वो अनइक्वल टू 0 आएगी। देखिए जब 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 0, और जब 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा मास तो आई की वैल्यू अनइक्वल टू 0 आएगी। तो सिमिलरली इसी प्रकार जब आई की वैल्यू अनइक्वल टू 0 होती है तो हमारा ईएसआर ईपीआर एक्टिव होती है मॉलिक्यूल्स, और अगर आई इक्वल टू 0 होगा मतलब कि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया होगा मास, ठीक है ना। इट मींस इस उसमें क्या होता है, हमारा ईपीआर और ईएसआर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ईपीआर और ईएसआर इनएक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रहे हैं, समझ लीजिए भाई। अब हम एग्जांपल्स के आप एग्जांपल्स ले रहे हैं और उन एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे, ठीक है ना। ये देखिएगा हमारा एग्जांपल्स क्या है भाई, हमारे एग्जांपल्स जो है वो देखिए, एक है हमने H रेडिकल ले लिया। अब हाइड्रोजन जनरली कितने ऑर्बिटल को कंटेन करके रखता है, 1 ऑर्बिटल्स को, 1s, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होगा। तो आप पता है सभी को, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। यहां पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नेट स्पिन वैल्यू यहां पर हाफ हो गई, नेट स्पिन वैल्यू जो है यहां पर क्या हो गई, हाफ हो गई। और अगर ओरिएंटेशन देखें, ओरिएंटेशन हम इलेक्ट्रॉन का तो 2 टाइप का ओरिएंटेशन होता है, कितना, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, मतलब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नेट स्पिन वैल्यू यहां पर हाफ आ गई। अगर हमारी नेट स्पिन वैल्यू, आई की वैल्यू, मतलब कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया ये यहां पर, मतलब कि आई की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी आई की वैल्यू हमारी हाफ आ रही है। एक प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारी जो एस स्पिन है हाफ आ रहा है, मतलब कि हमारा आई इक्वल टू 0, मतलब अगर हम यहां पर पता करें कि यहां पर क्या हमारा यहाँ पर i इक्वल टू 0 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा i इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पिन की वैल्यू भी आ रही है, नेट स्पिन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नेट स्पिन वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाता है, अगर मान लीजिए i की वैल्यू, तो हम कैसे देखते हैं, i की वैल्यू को हम कैसे देखते हैं, 4 से डिवाइड करके, मास वगैरह, मास को 4 से डिवाइड करके। लेकिन एक चीज और है जिससे हम पता कर सकते हैं, वो है नेट स्पिन वैल्यू। ईपीआर और ईएसआर को हम पैरामैग्नेटिक नेचर से भी देखते हैं। तो पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे पता लगता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वहां पर नेट स्पिन वैल्यू नॉन इक्वल टू 0 आएगी, अनइक्वल टू 0 आएगी। तो अगर नेट स्पिन वैल्यू अनइक्वल टू 0 है तो वो ईपीआर और ईएसआर एक्टिव है, मतलब कि ये देख लीजिए आप। तो यहां पर क्या है, यहां पर नेट स्पिन वैल्यू क्या ही है, हाफ आई है, मतलब कि अनइक्वल टू 0 है। इट मींस ये क्या है, ईपीआर और ईएसआर एक्टिव है, ठीक है ना। उसके बाद हमने एग्जांपल देखा भाई क्या, H2। उसके बाद हमने एग्जांपल क्या लिया, H2। ये देखिए ये हमारा H2 मॉलिक्यूल है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, जनरली एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन से। ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये एक 1s ऑर्बिटल, ये एक 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ठीक है ना। देख लीजिए इसको आप अच्छे से,
ठीक है ना। तो ये 1 ऑर्बिटल और ये 1 और मतलब कि पहले हम इलेक्ट्रॉन कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को पहले मैं फिलअप करूंगा। नीचे वाले ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ गए, मतलब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि साफ बात है यहाँ पर जो नेट स्पिन वैल्यू है वो कितनी है भाई, नेट स्पिन वैल्यू यहाँ पर 0 है, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। ये तो मैंने ओरिएंटेशन लिखा था। अब यहाँ पर एक ही ओरिएंट था, मतलब कि कैसा ओरिएंट था यहाँ पर ओनली मान लीजिए पॉजिटिव ओरिएंट का ही इलेक्ट्रॉन, मतलब कि स्पिन एक ही साइड थी, दोनों साइड स्पिन ना होने के कारण यहाँ पर नेट स्पिन कैंसिल नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पर स्पिन दोनों साइड हो, अप भी और डाउन भी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर स्पिन कैंसिल आउट हो गई, ठीक है ना। कैंसिल आउट होने के कारण यहाँ पर नेट स्पिन की वैल्यू 0 आ गई, जिसके कारण ये क्या है, ईपीआर और ईएसआर क्या है, इनएक्टिव। ईपीआर इनएक्टिव है, ईपीआर और ईएसआर दोनों लिख लेना, ठीक है ना। ये क्या है, एक्टिव है, ये क्या है, एक्टिव है भाई, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन कर लीजिए आप सभी इस चीज को, ओके। देखिए कोई मुश्किल चीजें नहीं है, इसीलिए मैं मतलब कि आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल मतलब कि एक एक चीज खोल खोल के नहीं बता रहा, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता है। देखिए ये चीजें तो आप सभी को पता ही है भाई, ठीक है ना। उसके बाद देखिए B2 जनरली क्या होता है भाई, बोरोन में क्या होता है, बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1। अब ये B2 है तो यहां पर कितने हुए होंगे, देखिए ऑर्बिटल कितने हैं भाई यहां पर, ठीक है ना। ये देखिए ठीक है ना, ये ऑर्बिटल्स हैं यहां पर 1s 2s 2p, ठीक है ना। तो हम इनको कैसे अरेंज करते हैं भाई, आप सभी को पता भी होगा। 1s को देखिए ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हम यहाँ पर, ये 1s के लिए बना दिया जैसे कि हमने, ठीक है ना। ये हमने 1s के लिए बना दिया, ये हमने 2s का स्ट्रक्चर बना दिया एक, ठीक है ना 2s, ये 2p बना दिया, ठीक है ना। ये देख लीजिए। अब यहां पर हम क्या करते हैं, टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन ही हो गए ना, एक बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी में, ठीक है ना। लास्ट ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो फिलअप कर दीजिए 1 2 3 4, ऐसे ही होगा क्या, ऐसे ही होगा, आप बताइए ऐसे ही होगा क्या, ऐसे ही फिलअप होंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे होंगे क्या, बताइए भाई जल्दी बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होंगे। देखिए 1s2 1s2, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, कितने, इसको 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 2 बोरोन है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये देखिए ये फिलअप कर दिए मैंने। तो ऐसे ही आएगा क्या इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही आएगा, और कैसे आएंगे भाई, ऐसे ही आएंगे क्या, मैंने गलत कर दिया क्या, बिल्कुल गलत है भाई ये। इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे करिए, यहाँ पे आएगा। तो अब बताइए क्या ये ईपीआर एक्टिव है या इनएक्टिव है, क्या ये ईपीआर एक्टिव है या इनएक्टिव है, और ये भी बताइए क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है, क्या ये एस नीचे आएगा या ये पी नीचे आएगा, जल्दी बताइए इस चीज को बताइए भाई मेरे को। तो मैं बता देता हूं अब आपको एक चीज कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो पी है, ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये नीचे आएंगे भाई, ये नीचे आएंगे ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स नीचे आएंगे, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना। ये क्या करना है आपको, ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं px और py, ये नीचे आएंगे, और pz कहां पर जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि pz का एनर्जी लेवल हाई है भाई, इसमें pz का एनर्जी लेवल हाई है, ठीक है ना। देख लीजिए आप इस चीज को, pz का एनर्जी लेवल हाई है, इसीलिए यहां पर भी हाई है सबसे ज्यादा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, तो यहां पर कैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 और ये 2, इस टाइप से और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, ये 2s2 2s2, ये क्या है 2p1, ये क्या है 2p1, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना भाई। तो आप अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लिए, ठीक है ना, सभी नोट डाउन कर लीजिए आप इस चीज को। तो यहाँ पर हमने क्या देखा जनरली, B2 बोरोन के लिए। अब बोरोन के लिए देखा तो यहाँ पर क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल है, ये देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब नेट स्पिन वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 1 आएगी। यहाँ पर नेट स्पिन वैल्यू कितनी आ गई, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ईपीआर और ईएसआर एक्टिव है, तो ये क्या है भाई, ये क्या होगा, ये हमारा ईपीआर और ईएसआर एक्टिव मॉलिक्यूल होगा B2,
ठीक है ना। तो B2 क्या है, EPR और ESR एक्टिव है, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिए इस चीज को आप, B2 जनरली क्या है भाई, EPR और ESR एक्टिव है, ठीक है ना। तो हमने पहले तो किया H रेडिकल, H रेडिकल में हमने देखा कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बस आपको ESR और EPR में कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो EPR और ESR एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। आगे मैं नंबर ऑफ लाइन में नंबर ऑफ लाइन का भी टॉपिक आएगा, नंबर ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको अभी क्या देखना है कि EPR एक्टिव और नॉन एक्टिव कैसे देखेंगे। तो देखिए आपको दिखा दिया मैंने, H2 में बता दिया। B2 में क्या, B2 में देख लेना, B2 में 2 जो ऑर्बिटल्स हैं Px Py वो नीचे आएगा, Pz ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आप इनएक्टिव कर दोगे इस मॉलिक्यूल को, क्योंकि S ऑर्बिटल पहले आता है, कर दोगे आप Pz ऑर्बिटल को तो दोनों इलेक्ट्रॉन Pz में आ जाएंगे और वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसीलिए पहले कौन आएगा नीचे, Px Py आएंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इस चीज को आप अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, सभी आप अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है ना। और आप सभी को एक चीज और पता हो तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे। पहले तो 1-1-1 मतलब कि पहले तो हाफ फील्ड कंप्लीट करते हैं ना, फिर उसके बाद कंप्लीट फिलिंग करते हैं। पहले तो कैसे करते हैं, हाफ फील्ड करते हैं, पहले तो हाफ फील्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन को फिलिंग, ठीक है ना। उसके बाद कंप्लीट फील्ड करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको कंप्लीट पता हो, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ भी पता कर लेना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे जनरली, अब हमारा एक टॉपिक है वो कर लीजिए, ठीक है ना। अब हमारा जनरली हमको क्या करना है, अब देख ली, लिख लीजिए। तो देखिए जो EPR और ESR में हम स्पेक्ट्रा तो लेते ही हैं, स्पेक्ट्रा। तो जिस प्रकार हम NMR में, जो हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, क्या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें जो हमारे केमिकल शिफ्ट होती है उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, जनरली PPM से, पार्शियल पर मास, ठीक है ना। PPM से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर PPM जो वो जो डेल्टा है, डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। वहां पर जो केमिकल शिफ्ट है वो किस में आती है, वो वैल्यू PPM में, ठीक है ना। PPM में वो वैल्यू आती है जनरली, उसको हम जैसे कि 0 से हम क्या लगाते हैं, डेल्टा वैल्यू, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा वैल्यू इतनी है। और डेल्टा वैल्यू की जनरली डेल्टा वैल्यू की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, PPM, ठीक है ना। यहाँ पर NMR में जो केमिकल शिफ्ट होती है वो क्या होती है, वो डेल्टा वैल्यू। तो डेल्टा वैल्यू की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, PPM में, ठीक है ना। हम PPM में उसको शो करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो डेल्टा वैल्यू होती है वो क्या बोलते हैं, हम उसको G वैल्यू बोलते हैं, किसमें, EPR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है ना। EPR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो केमिकल शिफ्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, G वैल्यू, ठीक है ना। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि यहां पर हम G वैल्यू बोलते हैं, इसको क्या, G वैल्यू, ठीक है ना। जिस प्रकार हम NMR में केमिकल शिफ्ट को डेल्टा वैल्यू बोलते हैं, उसी प्रकार यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, G वैल्यू, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई, G वैल्यू इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या देखना है कि जो NMR होता है, जो हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, क्या भाई, जो हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जो हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है भाई, वहां पर तो आता है शार्प सिग्नल। वहां पर अगर एक सिंगलेट आ रहा है तो वो सिंगलेट शार्प आएगा। लेकिन EPR और ESR में क्या होता है कि अगर कोई सिंगलेट आ रहा है ना तो वो क्या आएगा, वो ब्रॉड आता है, वो ब्रॉड सिग्नलेट आता है। मतलब ये इंटेंसिटी है और ये PPM पे है, PPM वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर ये G वैल्यू, ठीक है ना, ये इंटेंसिटी। तो हम क्या देखते हैं कि भाई EPR और ESR में क्या देखते हैं हम कि जो सिग्नल आ रहा है, एक सिंगलेट भी अगर आ रहा है तो वो ब्रॉड सिग्नल में आ रहा है, मतलब वो ब्रॉड आ रहा है। कैसा, वो क्या आ रहा है, वो ब्रॉड आ रहा है भाई, वहां पर उसकी विड्थ ज्यादा है, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा। और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट भी बता देता हूं आपको। तो NMR में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा शार्प सिंगलेट जो आया ना वो और ज्यादा शार्प होएगा। लेकिन जब हम EPR और ESR में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो सिग्नल है वो और ज्यादा ब्रॉड होता जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा EPR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वहां पर जब हम देखते हैं कि हमारा वहां पर सिग्नल कैसे आ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, तो वहां पर विड्थ जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है ना, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। अब आप सभी को एक चीज तो पता होगा भाई, देखिए अब ब्रॉड सिग्नल को स्टडी करना आसान तो है नहीं, ब्रॉड सिग्नल जो होता है उसको देखिए स्टडी करना आसान तो है नहीं। तो हम ऐसी कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं कि हम इस EPR और ESR में जो ब्रॉड सिग्नल आ रहा है उसको हम सिंगलेट में, मतलब एक शार्प सिग्नल में चेंज कर देते हैं। तो सुनिएगा, हम डेरिवेटिव कर देते हैं, हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं ग्राफ का, ठीक है ना। हम क्या करते हैं भाई, ये जो ब्रॉड सिग्नल आ रहा है ना,
यहाँ पर जो ब्रॉड सिग्नल आ रहा है ये, इसका हम क्या करते हैं जनरली, इसमें हम क्या करते हैं भाई, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी आई आई, ठीक है ना। इसका क्या कर देते हैं हम, डेरिवेटिव ले लेते हैं, जिससे ये ब्रॉड से शार्प में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसको अगर हम स्टडी करना चाहें ईपीआर और ईएसआर स्पेक्ट्रा को, तो देखिए ब्रॉड सिग्नल को हम इजीली स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको शार्प में चेंज कर देते हैं डेरिवेटिव करके, ठीक है ना। हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और डेरिवेटिव में चेंज करके इसका जो सिग्नल है वो ब्रॉड से किस में चेंज हो जाता है भाई, वो ब्रॉड से जनरली किस चीज में चेंज हो जाता है, वो शार्प में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन आया कि आखिरकार एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ना, वहां पर तो शार्प सिग्नल आता है, क्या शार्प सिग्नल, लेकिन ईपीआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ब्रॉड सिग्नल क्यों आता है, रीजन क्या होता है, तो सुनिएगा रीजन होता है भाई विड्थ का, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर जो हमारी विड्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, टाइम के। क्योंकि यहां पर जो हमारी विड्थ है, सिग्नल की जो विड्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ये चीज आपको पता है। और यहां पर जो ईपीआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यहां पर जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो कम होता है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। कौन सा भी, रिलैक्सेशन टाइम। यहां पर जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है वो क्या होता है भाई, लो होता है, ठीक है ना। यहां पर जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है वो क्या होता है, लो, ठीक है ना। आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। अच्छे से अपनी कॉपी में आप सभी स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो कम होता है, इसीलिए यहाँ पर विड्थ जो होती है वो ज्यादा होती है। विड्थ क्या, ब्रॉड सिग्नल, मतलब ब्रॉड सिग्नल में क्या आ रहा है, विड्थ ज्यादा है। ब्रॉड सिग्नल में क्या है भाई, ये क्या है जनरली, ये विड्थ है, और ये विड्थ क्या है, यहाँ पर ये ज्यादा है, विड्थ क्या है, ये ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो टाइम अगर कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो विड्थ ज्यादा होगी, ठीक है ना। और यही ईपीआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कपलिंग कांस्टेंट। उसके बाद हम जनरली क्या देखते हैं, उसके बाद जनरली हम देखते हैं कपलिंग कांस्टेंट। देखिए ईपीआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या देखते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। तो जैसे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है हमारी, एक मिनट रुकिए गाइस। तो जैसे कि हमारा जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट होता है वो क्या होता है भाई, ये जो कपलिंग कांस्टेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। उसी प्रकार हमारा ईपीआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारी कपलिंग होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और ए यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर इसको क्या बोलते हैं, जे को, कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। उसी प्रकार यहां पर जो ए होता है, उस ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, उस ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, हाइपरफाइंग कपलिंग कांस्टेंट। इस ए का नाम होता है हाइपरफाइंग कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। यहां पर जो, सुन लीजिए, यहां पर जो कपलिंग कांस्टेंट आया है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से, कपलिंग कांस्टेंट को किस चीज से, जे से, एनएमआर स्पेक्ट्रा में। और यहां जो ईपीआर होता है, जो ईपीआर और ईएसआर जो होता है, वहां पर जो कपलिंग होता है उस कपलिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किस चीज को, किस चीज से, ए से। ए क्या होता है, हाइपरफाइंग कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। ए क्या होता है हमारा, हाइपरफाइंग कपलिंग कांस्टेंट। उसके बाद जनरली आता है नंबर ऑफ लाइंस। उसके बाद क्या आता है भाई, नंबर ऑफ लाइंस। तो देखिए गाइस, अब मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई आखिरकार हम नंबर ऑफ लाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं बता देता हूं, यहां पर भी नंबर ऑफ लाइंस को हम ईपीआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी नंबर ऑफ लाइंस को हम 2ni+1 से निकालते हैं। n क्या होता है, वो न्यूक्लियाई जिससे हमारी जो सेंटर न्यूक्लियाई है, जिसको मतलब कि मान लीजिए हम C13 NMR निकाल रहे हैं और C13 NMR के लिए हमें नंबर ऑफ लाइन निकालना है। तो C13 NMR कितनी न्यूक्लियाई के साथ कपल कर रहा है, तो वो होता है n, ठीक है ना। n क्या होता है, सेंट्रल न्यूक्लियाई विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विद कपल्ड, ठीक है ना। कपल्ड विच नंबर ऑफ कपलिंग न्यूक्लियाई, ठीक है ना। कितनी नंबर ऑफ कपलिंग न्यूक्लियाई है, वही क्या होते हैं, n होता है। आई क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, वो क्या आई हाफ है या 3/2 है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिएगा, मैं आपको कुछ बताते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए, आपने देखिए क्वेश्चन देखा था एक, आप सभी ने एक क्वेश्चन देखा था, जैसे कि ये क्वेश्चन था भाई, NH4 था और NH4 में हमने N14 की नंबर ऑफ लाइंस पूछी हुई थी कि यहां पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी, आप सभी को पता है। नंबर ऑफ लाइन पूछा था या मैंने इंटेंसिटी रेशो पूछा था, आप सभी बताइए। मैंने इंटेंसिटी रेशो पूछा था, नंबर ऑफ लाइन नहीं, मैंने आपसे इंटेंसिटी रेशो पूछा था। वो कैसे बताया था अभी आपने, 2ni प्लस में 1। तो i की वैल्यू तो यहां पर, और यहां पर N14 था, तो यहां पर i की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, ठीक है ना। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, अब N14 निकाल रहे हैं, N14 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां पर N14 हाइड्रोजन से कपल्ड कर रहा है, तो यहां पर जितने भी हाइड्रोजन है वो सेम नेचर के हैं, जितने भी हाइड्रोजन है वो क्या है, सेम नेचर के, एक ही नेचर के हैं। तो इसीलिए हम n की वैल्यू यहां पर क्या रख रहे थे, यहां पर जो n की वैल्यू हमने रखी थी 1, ठीक है ना, 1 रखी थी और i की वैल्यू 1 थी। तो फाइनल यहां पर क्या आया था, ट्रिपलेट आया था, क्या आया था, ट्रिपलेट। और उस ट्रिपलेट को हमने रिप्रेजेंट करा था 1:1:1 से, ठीक है ना। ये करेक्ट वैल्यू यहां पर आई थी 1:1:1, ठीक है ना। और उसी प्रकार हम यहां पर नंबर ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ लाइन के लिए भी 2ni+1 ही फॉर्मूला होता है, 2ni+1 फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लाइन के लिए। नंबर ऑफ लाइन के लिए जनरली 2ni+1 होता है। और स्प्लिटिंग के लिए क्या होता है, स्प्लिटिंग के लिए 2i+1 होता है, ठीक है ना, 2i+1, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखिए, अब हम आपके सामने क्या लेके आ रहे हैं, देखिएगा आप। अब जो लेके आ रहे हैं भाई, जैसे कि CH3 रेडिकल। अब बात आ गई CH3 रेडिकल की। यहां पर भाई सभी के सभी हाइड्रोजन सेम नेचर के तो हैं, लेकिन जब हम स्प्लिटिंग निकालेंगे तो कितने हाइड्रोजन के साथ कपलिंग कर रहा है, क्योंकि यहां पर CH3 रेडिकल है, ठीक है ना। आप ध्यान से देख लीजिए इसको, CSIR के टॉपिक हैं ये, अच्छे टॉपिक्स हैं। देखिए यहां पर क्या है, जैसे कि हमारा CH3 है, जैसे कि यहां पर हमारा जैसे क्या है ये CH3। अब CH3 में, अब यहां पर आप एक चीज देखिए, यहां पर CH3 में जितने ऑल हाइड्रोजन्स आर सिमिलर इन्वायरमेंट, ऑल हाइड्रोजन्स आर शोइंग द सिमिलर इन्वायरमेंट, सभी हाइड्रोजन को एक ही टाइप का इन्वायरमेंट फील हो रहा है, ठीक है ना। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, सभी हाइड्रोजन को देखिए, ये सभी के सभी जितने भी हाइड्रोजन है यहाँ पर एक ही टाइप का इनको इन्वायरमेंट फील हो रहा है, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना। ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और है, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं ना हम, CH3 CH2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तो एक इन्वायरमेंट के, 2 हाइड्रोजन डिफरेंट इन्वायरमेंट के हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 1 इन्वायरमेंट के, ठीक है ना। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एक इन्वायरमेंट, 2 हाइड्रोजन डिफरेंट इन्वायरमेंट के हैं, ठीक है ना। तो ये इन्वायरमेंट भी आपको जनरली पता होना चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ी कर दोगे, ठीक है ना। ओके, तो देखिएगा गाइस, देखिएगा अब हम आपको क्या बता रहे हैं। देखिए नेचुरल अबंडेंस तो जनरली आपको पता है। अब अगर मैं कपलिंग करवाना चाहूं, कपलिंग, तो देखिए आप सभी को एक चीज पता है, और वो क्या है कि अगर मुझे C13 NMR निकालना हो, C13 NMR, तो आप सभी को एक चीज पता है कि जो C12 और जो C13 होता है, C13, तो C12 तो होता भी 98.9%, और ये क्या है भाई, ये हमारा 1.1% नेचर में प्रेजेंट होता है C13। 1.1% C13 हमारा नेचर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ये नेचुरल अबंडेंस वेरी लो होती है C13 की। ये डाइल्यूट क्या होता है, ये एक डाइल्यूट न्यूक्लियाई होता है C13। तो देखिए C13 के साथ अगर C13 क्या होता, C13 अगर एसिडिक होता है ना, मतलब कि हम इसको बोले एक डाइल्यूट होता है और एक क्या होता है कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई, जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई है। उसी प्रकार अगर ये कंसंट्रेटेड होता तो इसमें हमको देखना पड़ता कि हाइड्रोजन का सेम नेचर है या नहीं, लेकिन यहाँ पर जब हम C13 है उसका नेचुरल अबंडेंस बहुत कम है, इसी कारण जो हमारा CH3 रेडिकल होता है ना, CH3 रेडिकल, वहां पर देखते हैं हम कि वहां पर जो हाइड्रोजन है उन सभी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का सेम नेचर शो हो रहा है, उन सभी का एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। यहां से तो निकलेगा ही नहीं, यहां ये तो EPR इनएक्टिव है, C12 तो क्या है EPR इनएक्टिव, ये तो क्या है इनएक्टिव है भाई, EPR इनएक्टिव। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर देखिए मास जो है कंप्लीट फोर्स से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन इसका मास कंप्लीट फोर्स से डिवाइड नहीं हो रहा। इसीलिए अगर हम C13 न्यूक्लियाई को लेके अगर पैरामैग्नेटिक मतलब EPR और ESR एक्टिविटी को देखना चाहें तो साफ सी बात है C13 तो क्या होता है EPR इनएक्टिव होता है, तो C13 के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे ना उनका EPR और ESR स्पेक्ट्रा हम ले सकते हैं। C13 के लिए हम EPR और ESR स्पेक्ट्रा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बात साफ है भाई, अब कार्बन है C13 है, C13 क्या है जनरली इसकी I की वैल्यू हाफ होती है और ये क्या है एक डाइल्यूट न्यूक्लियाई है, तो ये भाई हाइड्रोजन के साथ कपलिंग तो करेगा ना,
हाइड्रोजन के साथ ये कुछ ना कुछ तो कपलिंग करेगा, और कपलिंग करने के बाद ये सप्लिटिंग भी करेगा। क्या करेगा? ये सप्लिटिंग भी करेगा। ये देखेगा भाई यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजन के साथ ये कपल करेगा, उन कपल करने के बाद ये कुछ सप्लिटिंग भी देगा। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आप सभी को एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो ईपीआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यहाँ पर क्या होता है, या फिर एक ही सिग्नल होता है, एक ही सिग्नल, और उस एक ही सिग्नल के अंदर स्प्लिटिंग होती है। क्या बता रहा हूं मैं? देखिए आप सभी चौक जाओगे, मतलब ये एनएमआर में क्या, एनएमआर में आप क्या देखते हैं, यहाँ पर एक सिंगलेट आता। एनएमआर में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक सिंगलेट आता CH4 का या CH3 का। क्यों? यहाँ पर सभी के सभी सेम इन्वायरमेंट के, तो n की वैल्यू 1 रखते, तो एक मतलब कि आप देख के चलते तो यहाँ पर एक सिंगलेट आपको दिखाई देता, ठीक है ना। और सिंगलेट क्यों आता है वो आपको पता है जनरली, ठीक है ना। वो सिंगलेट किस रीजन के कारण आता है? सभी रीजन मतलब कि सभी का मतलब कि जैसे कि हमारा इंटेंसिटी रेशियो आया था ना, वहाँ पर ट्रिपलेट, क्या आया था वो? ट्रिपलेट आया था, ठीक है ना। वहां पर क्या आया था? वो ट्रिपलेट आया था। उसी प्रकार आप कैलकुलेट करोगे तो वहां पर जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें अगर आप सिग्नल निकालना चाहो तो सिग्नल क्या आएगा? सिंगलेट आएगा, सीधी सी बात है। और सिंगलेट क्यों आएगा? रीजन क्या है? क्योंकि सभी के सभी हाइड्रोजन सेम नेचर के हैं। अगर सभी के सभी हाइड्रोजन सेम नेचर के हैं तो एक ही सिग्नल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ईपीआर और ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो एक ब्रॉड सिग्नल आ रहा है ना, जो एक ही सिंगल ब्रॉड सिग्नल आ रहा है, उसमें स्प्लिटिंग हो रही है, उसके अंदर ही स्प्लिटिंग हो रही है। तो उन स्प्लिटिंग को हमें शो करना होता है, और उन स्प्लिटिंग को हम जनरली 2ni+1 से शो करते हैं। 2ni+1 से हम उसकी क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ लाइन निकालते हैं। नंबर ऑफ लाइन से हमें पता लग जाए ना कितनी स्प्लिटिंग हुई है, नंबर ऑफ लाइन से हमें स्प्लिटिंग का पता लग जाएगा कितनी स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब हम यहाँ पर भाई नंबर ऑफ लाइंस को ही जनरली फाइंड आउट करते हैं। तो C13 तो क्या होता है? एनएमआर इनएक्टिव, मतलब ईपीआर ईएसआर इनएक्टिव। C13 क्या होता है? ईपीआर ईएसआर एक्टिव होता है। तो अब ये ईपीआर और ईएसआर एक्टिव होगा तो इसके लिए हम नंबर ऑफ लाइन निकालेंगे। अब हमारा टॉपिक जनरली नंबर ऑफ लाइन का ही आने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन का आ चुका है, तो नंबर ऑफ लाइन के लिए हमें क्या देखना होगा? नंबर ऑफ लाइन सिर्फ उसकी ही निकल पाएंगी जो ईपीआर और ईएसआर एक्टिव होगा। तो इन दोनों में ईपीआर और ईएसआर एक्टिव कौन है? C13 है। तो C13 के लिए हम ईपीआर और ईएसआर एक्टिविटी के लिए हम क्या निकालेंगे? ईपीआर और ईएसआर लाइन निकालेंगे, नंबर ऑफ लाइन निकालेंगे। तो फाइंड आउट करिए भाई। जैसे कि मेरा एग्जांपल क्या है? CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल। तो यहां पर नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला? 2ni+1। यहां पर कितनी न्यूक्लियाई है भाई? टोटल 3 न्यूक्लियाई हैं। 2 × 3 हाफ प्लस 1 कैंसिल। यहां पर टोटल कितनी आ गई लाइन? 4 लाइन आ गई। यहां पर टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी आ गई भाई? हमारी 4 नंबर ऑफ लाइंस आ गई, ठीक है ना। तो निकाल दीजिए, आप डाल सकते हो। ये कितने, ये क्या है? यहाँ पर जी वैल्यू है। ये क्या है भाई? जी वैल्यू। ये इंटेंसिटी, ये 4 लाइन आ गई। ये क्या आ गई? इसके लिए 4 लाइंस आ गई, ठीक है ना। ये हमारी 4 लाइंस इसके लिए आ चुकी हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको इंटेंसिटी भी निकालना बताएंगे, जनरली हम आपको इंटेंसिटी भी निकालना बताएंगे। तो देखिएगा अब बात आती है भाई, ये नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ गई? 4 तो आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई? ये नंबर ऑफ लाइंस तो कितनी आ गई? 4 आ गई, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन तो हमारी 4 आ चुकी है। लेकिन अब बात जो आई वो किस चीज पे भाई? नंबर ऑफ लाइन तो हो गई आपकी। एक मिनट रुकिएगा, चौक ले लेते हैं। देखिएगा, अब देखिए यहां पर क्या बता रहे हैं हम। नंबर ऑफ लाइन तो आपका हो गया। अब आता है इंटेंसिटी रेशो को कैसे निकालोगे। तो अगर आई की वैल्यू हाफ हो, आई की वैल्यू हाफ हो, तो हम जो इंटेंसिटी रेशो है वो पास्कल लॉ से निकालते हैं। पास्कल लॉ, पास्कल ट्राइएंगल लॉ आपको पता ही होगा। पास्कल ट्राइएंगल लॉ, ठीक है ना। पास्कल ट्राइएंगल लॉ, ठीक है ना। पास्कल ट्राइएंगल लॉ से हम फाइंड आउट करते हैं क्या आई इज इक्वल टू हाफ वैल्यू हो। तो देखिए जैसे कि हमारा अगर सिंगलेट है, सिंगलेट के लिए 1 हो गया। डबलेट है, डबलेट के लिए 1:1। ट्रिपलेट के लिए 1:2:1। क्वार्टेट के लिए 1:3:3:1। क्विंटेट के लिए 1:4:6:4:1। सेक्सटेट के लिए, सिक्सटेट के लिए क्या हो जाएगा? 1:5:1। एक मिनट रुकिएगा, 1:5:10, यही होगा क्या? 10:10 देख लीजिए,
6 के लिए ना 1:5:10:5:1, ठीक है ना। देखिए 6:10, हाँ 6 के लिए आ गया, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी जनरली इस टाइप से इंटेंसिटी लिए रेशो आप सबस्ट्रेट के लिए निकालिए, क्या आएगा 1:6:15:20:15:15:6:1, ठीक है ना। ये जनरली किस चीज के लिए आ जाएगा, सेप्टेट के लिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इंटेंसिटी रेशो निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हो भाई, इंटेंसिटी रेशो को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ठीक है ना भाई। अब इंटेंसिटी रेशो ये तो हो गया हाफ के लिए, ये तो जनरली किस चीज के लिए हो गया, हाफ के लिए। जब हमारा क्या होगा भाई, आई की वैल्यू हाफ होगी, लेकिन आई की वैल्यू 1 होगी और आई की वैल्यू अगर 3/2 होगा तो क्या करोगे आप। तो हम यहाँ पर पास्कल ट्राइंगल का यूज नहीं करते, तो हम क्या देखते हैं, आप सभी को पता है, मैंने वो भी बताया हुआ है आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हम क्या देखते हैं भाई, आई की वैल्यू अगर 1 है तो हम देखते हैं, तो हाँ आई की वैल्यू अगर क्या है भाई, आई की वैल्यू अगर 1 हो तो हम यहाँ पर जनरली जो मल्टीप्लिसिटी होती है ना वो निकालते हैं। और आई की वैल्यू 1 है और हम n इज इक्वल टू 1 के लिए जो मल्टीप्लिसिटी होगी ना वो चेक करेंगे क्या होगी। i इज इक्वल टू अगर 1 है उसके लिए अगर हमारी इंटेंसिटी रेशो निकालना है और हमारा यहां पर n की वैल्यू कितनी है 1 के लिए निकाल लीजिए, n की वैल्यू 1 के लिए निकाल लीजिए, उससे ही हम इंटेंसिटी रेशो आगे के लिए निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए i की वैल्यू अगर i की वैल्यू हाफ से ज्यादा हो ना तो यही रूल यूज कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर i की वैल्यू 1 है तो हम क्या देखेंगे भाई, n की वैल्यू 1 के लिए हम मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, क्या आएगी देखिएगा 2 × 1 × 1 + 1। तो यहां पर मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई 3 आ गई 3। तो 3 के लिए मैं बता देता हूं आपको, 3 के लिए जो इंटेंसिटी रेशो होगा यहां पर n = 1 में, n = 1 में जो 3 के लिए इंटेंसिटी रेशो होगा वो क्या होगा 1:1:1। अब यहां से हम निकाल लेंगे इंटेंसिटी रेशो। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर i की वैल्यू हाफ से ज्यादा है तो यही रूल यूज करेंगे जो अभी करवा रहा हूं। i की वैल्यू हाफ से ज्यादा जैसे कि 1, तो हम 1 के लिए क्या करेंगे, n = 1 के लिए मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे। मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई 3 आ गई, तो 3 के लिए रेशो क्या निकाल लेंगे 1:1:1, ठीक है ना। तो 1:1:1 आ गया। तो यहां पर क्या है भाई, अगर यहां पर हमारा ट्रिपलेट है i = 1 के लिए, i = 1 और n = 1 के लिए क्या आएगा भाई, ट्रिपलेट आएगा। तो ट्रिपलेट क्या हो गया, ट्रिपलेट क्या हो गया यहां पर, ये आ गया ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट के बाद यहां पर सीधा ट्रिपलेट आएगा, पर सिंगलेट डबलेट नहीं आएगा, यहां पर सिंगलेट और डबलेट नहीं आएगा, यहां पर ट्रिपलेट आएगा। तो ट्रिपलेट के बाद हम इंटेंसिटी रेशो निकाल लेंगे क्वाड्रेट के लिए। क्वाड्रेट के लिए इंटेंसिटी रेशो क्या होगा, देखिए 1:2:1, एक मिनट रुकिए गाइस, एक मिनट रुकिए गाइस, 1:, यहां पर क्या आ गया भाई, ट्रिपलेट क्या आ गया 1:, और यहां पर फिर उसके बाद क्या आएगा, एक मिनट रुकिए, 1:2:, 3:, 2:1, 1:2। उसके बाद यहां पर भाई एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुक जाइए बस, हाँ ठीक है ना। उसके बाद यहां पर क्या आएगा इंटेंसिटी रेशो। इंटेंसिटी रेशो जो है ये किस चीज के लिए हो गया भाई, ये ट्रिपलेट के लिए हो गया। किस चीज के लिए, ट्रिपलेट के लिए। और अगर हमें क्वाड्रेट के लिए जनरली निकालना है तो उसके लिए क्या आएगा, देख लीजिए यहां पर क्या आएगा भाई 1:2:, 3:1। इसके बाद इंटेंसिटी रेशो क्या आएगा भाई, जैसे कि क्विंटेट के लिए वो क्या आएगा 1:, 3:, 6:, और 6:3:1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इसको अच्छे से अपनी कॉपी में, सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर। एक मिनट रुकिए, बीच में कुछ छोड़ दिया मैंने, 7 और आएगा, 7 और लिख लीजिए बीच में, 7 और आएगा। ये देखिए जैसे 1:2, ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं तो 3 ऐड करेंगे, ठीक है ना। 1:2, ये 2 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 3, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 ऐड करेंगे, उसके बाद ये 3 ऐड करेंगे, फिर ये 2, फिर 1, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इंटेंसिटी रेशो जनरली निकालते जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या आएगा 1:4, और ये क्या है 10, ठीक है ना। ये क्या है जनरली 16, और ये क्या है भाई 16, और ये क्या है भाई
19, 19, 16, 10, 4 और 1, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी रेशो, इस टाइप से हम इंटेंसिटी रेशो को फाइंड आउट करते हैं। इस टाइप से हमारा हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी रेशो फाइंड आउट करते हैं जब हमारा आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ नहीं होती, हाफ से ज़्यादा होती है। सो जब हमारा आई की वैल्यू हाफ से ज़्यादा होती है तो इस टाइप से हम इंटेंसिटी रेशो को फाइंड आउट करते हैं। देख लीजिए आप अच्छे से, आप अच्छे से इन चीज़ों को देख लीजिए भाई, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं, तो ये भाई आई की वैल्यू किस किस के लिए थी, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या थी भाई, 1:1:1। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या थी, देख लीजिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, n इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, देख लीजिए आप, क्या आएगा भाई, क्या आएगा, 2 × 2 1 + 1 क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 के लिए वैल्यू क्या आई, देख लिया आपने। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा, जब i इज इक्वल टू 1 है, जब i इज इक्वल टू 1 है और n की वैल्यू चेंज हो रही है तो इनके लिए इंटेंसिटी रेशो क्या आएगा वही दिखाना आपको। n क्या है, कितने न्यूक्लियाई के साथ कपल कर रहा है हमारा, जो न्यूक्लियाई ले रहे हैं हम, जिस न्यूक्लियाई के लिए नंबर ऑफ लाइन निकाल रहे हैं उसके लिए क्या देखेंगे हम, जैसे कि हमने P31 NMR ले लिया, उस P31 NMR में हम क्या देख रहे हैं भाई, P31 NMR के लिए नंबर ऑफ लाइन निकाल रहे हैं और नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, P31 जो है वो कितने के साथ कपल कर रहा है, जैसे 5 के साथ कपलिंग की तो n क्या करेंगे हम, n की वैल्यू 5 रखेंगे, i क्या हमारा 1 मान लीजिए, i क्या हमारा 1, वैसे तो p क्या होता है हाफ होता है लेकिन मान लिया 1 होता है, ठीक है ना, 1 ले लिया हमने किसी को, ठीक है ना। i इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 5, तो i इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 5 के लिए हम स्प्लिटिंग वैल्यू देखेंगे क्या आएगी और उस वैल्यू के लिए हम इंटेंसिटी रेशो देख लेंगे क्या आता है, ठीक है ना। जैसे कि n3 के लिए हमने निकाल लिया, n2 के लिए, n1 के लिए, n4 के लिए भी मैंने आपको बता दिया, नीचे जितना भी इंटेंसिटी रेशो बताया वो करते जाइएगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, i इज इक्वल टू कितना है, 3/2 और n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा। तो देखिए भाई n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, ये देखिए निकालिए, ये क्या है 1, 3/2 + 1, ये कैंसिल आउट, ये 4 आ गई वैल्यू, तो क्या आ जाएगा भाई 1:1:1:1, ये आएगा ना, यही आएगा। और n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, अब n इज इक्वल टू 2 के लिए आप निकाल लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए क्या आएगा भाई, 1:2:3:4, ठीक है ना, 1:4 तक, हम 4 तक ऐड करेंगे, 4 तक, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा 3:2:1, ठीक है ना। आप देख लीजिए बेसिक से ये आएगा वैल्यू यही आएगी, n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 × 2 3/2, देखिए यही आई ना, 7 आ गई, तो ये 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगी वैल्यू, n इज इक्वल टू 3 के लिए निकालिए भाई, 1:3:6:10, ठीक है ना, 10 इतना काउंट करेंगे, 10 और फिर क्या आएगा 5, 12 ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया, यहाँ तक क्या आ गया 10, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या आएगा भाई 5, 12 आएगा, फिर ये क्या आएगा भाई 12 आएगा, और फिर ये क्या आएगा 10 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। तो देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आई ना वैल्यू, तो 10 निकालिए भैया, आप आएगी क्या 10 आएगी क्या, यहाँ पर 3 कर दीजिए, आप 3 कर दीजिए, 3 3 9 और 1 10, ठीक है ना, 10 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए इंटेंसिटी रेशो इस टाइप से निकालेंगे, जब हमारा आई की वैल्यू हाफ नहीं होगी तो हम इंटेंसिटी रेशो ऐसे निकालते हैं। ये मैंने आपको बता भी दिया था NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली, ठीक है ना, इसीलिए मैं ज्यादा इसको जरूरी नहीं समझता आपको, मतलब सब कुछ ये करवाएं आपको, ठीक है ना, ओके, इसीलिए आपको मैंने जल्दी जल्दी करा दिया ये, ठीक है ना भाई। ये नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए जनरली हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, 2ni + 1, और इंटेंसिटी रेशो हम इस टाइप से निकालते हैं। अगर i इज इक्वल टू हाफ है तो पास्कल ट्राइंगल लगाते हैं, और i इज इक्वल टू 1 है, 3/2 है, मतलब ये हाफ से ज्यादा है, तो हम ये इस टाइप से निकालते हैं। i की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे, स्प्लिटिंग मतलब नंबर ऑफ लाइन वाले फॉर्मूले में, और फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ओके, ठीक है ना भाई, इस टाइप से निकालते हैं नंबर ऑफ लाइन्स को, ठीक है ना। उसके बाद नोट हमको क्या करना है, उसके बाद हमको नोट करना है भाई, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट। और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट देखिएगा आप, EPR गिव ओनली 1 सिग्नल एंड, एक मिनट रुकिए गाइस,
EPR गिव ओनली वन सिग्नल एंड वो वन सिग्नल, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, जो मैंने आपको पीछे लाइन बताई थी वही बोल रहा है ये कि भाई जो वन सिग्नल होगा वो ही बार बार स्प्लिट होगा। वो जो वन सिग्नल आएगा ना EPR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक सिग्नल आएगा और उस एक सिग्नल के अंदर ही स्प्लिटिंग होगी, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि बेशक से मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हो, बेशक से एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन वो ही एक ही सिग्नल का क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्रैम डीजनरेसी बोलते हैं, ठीक है ना। इस क्रैम डीजनरेसी को आप नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, याद रख लीजिए आप इस चीज को, आप इस चीज को, इस पॉइंट को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्या है ये? क्रैम डीजनरेसी। ठीक है ना भाई, ये क्या है? जनरली इसको हमने क्या बोला भाई? जनरली हमने इसको बोला क्रैम डीजनरेसी। तो देखिए क्रैम डीजनरेसी जनरली क्या है? तो क्रैम डीजनरेसी ने यही बताया कि जो EPR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, उस EPR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एक ही सिग्नल आता है और वो एक ही सिग्नल स्प्लिट करता है, सिग्नल एक ही आता है लेकिन उस एक सिग्नल के अंदर ही स्प्लिटिंग होती है, और वो स्प्लिटिंग जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, वो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। उसका मैग्नेटिक फील्ड से लेना देना कुछ भी नहीं है, वो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो या एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है ना, कैसे भी हो सकती है, लेकिन वहां पर सिग्नल जो है EPR में वन ही आता है, लेकिन उस वन सिग्नल के अंदर ही स्प्लिटिंग होती है, उस वन सिग्नल के अंदर स्प्लिटिंग होती है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्रैम डीजनरेसी बोलते हैं। इसी चीज को जनरली हम क्या बोलते हैं? क्रैम डीजनरेसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी चीज को जनरली हम क्रैम डीजनरेसी बोलते हैं। क्या? क्रैम डीजनरेसी, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम एग्जांपल्स लेंगे कुछ एक, और उन एग्जांपल्स के साथ आपको स्पाइक डायग्राम बताऊंगा मैं, स्पाइक डायग्राम कैसे बनाते हैं हम नंबर ऑफ लाइंस को कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम जो एग्जाम्पल आपके अब आते हैं ना एग्जाम्स में, उन एग्जाम्पल्स को लेंगे, उस टाइप से एग्जाम्पल्स को लेंगे, ठीक है ना भाई। कौन सा मतलब कि पहले स्प्लिट करेगा और कौन बाद में स्प्लिट करेगा, स्पाइक मतलब जो डायग्राम होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये करिए। अब देखिए, जैसे मेरा एग्जाम्पल क्या है, मेरा एग्जाम्पल क्या है भाई? देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है भाई? सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल क्या है? देखिए हमारा एग्जाम्पल है भाई CH3 CH2 रेडिकल, ठीक है ना, CH3 और CH2 रेडिकल, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से सभी स्टूडेंट देख लीजिए, एग्जाम्पल स्टार्ट हो चुके हैं। हम क्या यही आएंगे आपके एग्जाम्स में, और कुछ नहीं आना, यहां से ही क्वेश्चन पुटअप होगा आपके सामने जो EPR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहां से आएंगे। और कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई? और कहीं से तो ना क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होगा, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होंगे, ठीक है ना। तो आप कर लीजिए। देखिए, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि जो कार्बन रेडिकल को कंटेन करके रखेगा, जो कार्बन रेडिकल को कंटेन करके रखेगा, तो उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं ना, वो पहले स्प्लिट करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर जो सेंटर हमारा रेडिकल कंटेन करके रखता है और उस सेंटर के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं वो पहले स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, वो पहले स्प्लिट करते हैं। तो जैसे कि देखिए, यहां पर हम नंबर ऑफ लाइन निकालेंगे, स्पाइक डायग्राम नहीं बना रहे अभी, पहले नंबर ऑफ लाइन निकाल रहे हैं। तो आप नंबर ऑफ लाइन बता दीजिए सिंपल। पहले नंबर ऑफ लाइन कितना आएगा भाई? इस कार्बन के लिए निकाल ली, इस कार्बन के लिए, क्योंकि दोनों देखिए ये इन्वायरमेंट डिफरेंट है, ये इन्वायरमेंट डिफरेंट हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2Ni+1। जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे उतनी बार ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो निकालिए भाई, 2 × 3 × ½ + 1, ठीक है ना। ये कर दीजिए, कितना आ गया? 4 आ गया। इनटू में 2 × n कितना होगा? 2 × ½ + 1, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया भाई? ये हो गया हमारा 3, ठीक है ना। तो फाइंड आउट हमारा क्या आ गया भाई? हमारा फाइनली क्या आ गया? 4 × 3, तो फाइनली क्या आ गया? 12 लाइन आ गई, ठीक है ना। फाइनली हमारी 12 लाइन आ गई, कितनी? 12 लाइन, ठीक है ना। फाइनल हमारा 12 लाइन आ गई है, ठीक है ना। फाइनली हमारा कितनी लाइन आ गई भाई? हमारी 12 लाइन आ चुकी है, ठीक है ना। फाइनली हमारी 12 लाइन आ गई, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को आप फाइंड आउट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट देख लीजिए। फाइनली हमारी कितनी आ गई? 12 लाइन आ चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं?
अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर हमारी 12 लाइन तो आ गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्पाइक डायग्राम। इसी का हम स्पाइक डायग्राम देखते हैं, हम इसी चीज का एक स्पाइक डायग्राम देखते हैं। तो उस स्पाइक डायग्राम में हम क्या चेक करते हैं भाई, इस स्पाइक डायग्राम में हम क्या चीज देखते हैं, स्पाइक डायग्राम। तो देखिए अब स्पाइक डायग्राम जो होता है ना, उस स्पाइक डायग्राम के अंदर हमें चेक करना पड़ता है कि किस कार्बन के ऊपर रेडिकल है। तो पहले वो स्प्लिट करेगा। तो देखिए CH3 CH2 रेडिकल, तो रेडिकल जिसके ऊपर है वो पहले स्प्लिट करेगा। तो यहां पर देखिए ये कितने हाइड्रोजन है, 2। तो 2 के लिए स्प्लिटिंग क्या आती है, ट्रिपलेट आएगी। तो पहले क्या आएगी भाई, पहले हमारा ट्रिपलेट आ जाएगा, पहले हमारा ट्रिपलेट आ जाएगा। और ट्रिपलेट के लिए इंटेंसिटी रेशो क्या होता है, I= जब हाफ होता है तो I=½ और ट्रिपलेट के लिए जो इंटेंसिटी रेशो होता है वो क्या होता है 1:2:1 होता है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए बाद इसमें देखिए क्या आएगा, ये 3 हाइड्रोजन है, क्या आएगा क्वाड्रेट। तो इनको क्वाड्रेट में स्प्लिट कर दीजिए आप, ये मैंने क्वाड्रेट में स्प्लिट कर दिया इनको, ठीक है ना। ये क्वाड्रेट में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब क्वाड्रेट के लिए जो इंटेंसिटी रेशो होता है I=½ के लिए वो क्या होता है भाई 1:3:1 तो कर दीजिए आप 1:3:1 1:3:1 1:3:1, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कंप्लीट इंटेंसिटी रेशो, इन दोनों का कंप्लीट इंटेंसिटी रेशो अगर हमको निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे ट्रिपलेट ऑफ क्वाड्रेट कर देंगे। ट्रिपलेट ऑफ क्वाड्रेट यहां पर आया ना, ट्रिपलेट ऑफ क्वाड्रेट मींस ट्रिपलेट, जो हमारा ट्रिपलेट होता है उसको हम क्वाड्रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दीजिए आप 1 क्या आ जाएगा, कंप्लीट जो इंटेंसिटी रेशो आएगा वो क्या आएगा 1:3:1, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई देख लीजिए, बता देता हूं आपको 2:6:6:2 1:3:1, ये आपका एक कंप्लीट इंटेंसिटी रेशो आ गया। कब, जब हमने ट्रिपलेट इंटू क्वाड्रेट को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ट्रिपलेट इंटू क्वाड्रेट जब हमने किया उसके बाद ये हमारा क्या आ गया भाई, ये कंप्लीट एक फाइनल हमारा स्पाइक डायग्राम निकल के आ गया। तो ये हमारा क्या है, एक स्पाइक डायग्राम है। इस प्रकार हम क्या बताते हैं भाई, ये हमारा क्या है, एक स्पाइक डायग्राम, ठीक है ना। तो अब आपको मेरे ख्याल से स्पाइक डायग्राम निकालना आ चुका है, ठीक है ना। अब आपसे अगर कोई स्पाइक डायग्राम पूछेगा, नंबर ऑफ लाइंस पूछेगा तो बता दोगे। देखिए नंबर ऑफ लाइंस कितनी आई थी 12 ना, तो गिन लीजिए कितनी आई है 12 लाइन है। तो स्पाइक डायग्राम जनरली नंबर ऑफ लाइंस को बताता है, कैसे नंबर ऑफ लाइंस आई है, कौन पहले स्प्लिट करेगा, वो हमें ट्री डायग्राम या स्पाइक डायग्राम से पता लगता है। ये ट्री डायग्राम इसको ही बोलते हैं हम, जो हमने NMR में किया था, ठीक है ना, ट्री डायग्राम, ओके, वो यही है, ठीक है ना, ओके। तो अब आपके सामने क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई, एक मिनट रुकिएगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या आ सकता है, क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है भाई ये कंप्लीट इंटेंसिटी रेशो दे दे आपको, और ये पूछे कि कौन सा इंटेंसिटी रेशो कंप्लीट वाला, ठीक है। और आपको क्या पूछ सकता है, ट्रिपलेट ऑफ क्वाड्रेट होगा या फिर क्वाड्रेट ऑफ ट्रिपलेट होगा, ये भी पूछ सकता है। तो करेक्ट कौन सा है, ट्रिपलेट ऑफ क्वाड्रेट, क्योंकि पहले ट्रिपलेट हो रहा है फिर क्वाड्रेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है, ओके। तो ये चीजें भी आपसे जनरली पुटअप हो सकती हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है ना, ओके। देखिए और एक चीज और बता देता हूं, मेरा जल्दी जल्दी कराने का कारण यही है क्योंकि देखिए आपको आता है ये सब कुछ आपको आता है। हमारा एक ही है कि हम जल्दी जल्दी आपको रिवीजन कराएं ताकि जल्दी आपका सिलेबस हो, ताकि आपके माइंड से ये चीज़ें जल्दी जल्दी निकल के आएँ और आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो, ताकि आपको पता लग जाए कि ये सिलेबस हो रहा है इस टाइप से। जल्दी जल्दी करवाना हमारा मतलब ये फ़र्ज भी बनता है, धीरे धीरे कराएंगे तो भी आपका सिलेबस नहीं होगा, ठीक है ना, फिर अब लास्ट में भी टेस्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी फास्ट मतलब ये हम सोच रहे हैं कि 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करा दें आपको ये, ठीक है ना, ओके। उसके बाद एग्जाम्पल जो आपका वो क्या है भाई, इसके बाद जो आपका एग्जाम्पल्स बनता है वो एग्जाम्पल क्या है वो भी दिखा देते हैं आपको। एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट टाइम देख लेते हैं पहले। तो बस टाइम हो चुका है, ये डायग्राम कर लीजिए बस आप, टाइम हो चुका है। ये देखिए ये है हमारे पास। अब हमको यहाँ पर ये
पूछा गया है कि भाई नंबर ऑफ लाइन बताइए, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन और जो कार्बन है वो कौन से हैं भाई, ऑक्सीजन तो है 16 और ये कौन सा है, ये कौन सा है भाई, ये 12 है, ठीक है ना, ये वाले ठीक है ना, ये वाले, ठीक है ना, ये इन वालों की बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इस चीज को, ठीक है ना, आप देख लीजिए इस चीज को, ठीक है ना। तो देखिए अब आप सभी को पता है ये वाला कार्बन और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो 16 है और ये 12 है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ये तो क्या होगा, इनएक्टिव होंगे, ईपी और ESR इनएक्टिव होंगे। लेकिन अब ये जहां पर हाइड्रोजन लगे ना, ये हाइड्रोजन जनरली क्या है, एक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन जो क्या होते हैं वो ईपी और ESR एक्टिव होते हैं, तो ये तो नंबर ऑफ लाइंस देंगे, ये तो कपलिंग करेंगे, ये तो क्या करेंगे, ये तो कपलिंग करेंगे भाई, इनके लिए तो कुछ ना कुछ कपलिंग वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अगर मैं NMR में आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर क्या आएगा, सिंगलेट आएगा ट्रिपलेट आएगा, तो आप बता सकते हो यहाँ पर एक सिंगलेट आएगा, यहाँ पर एक ही सिंगलेट आएगा, क्योंकि सभी के सभी हाइड्रोजन का सेम नेचर है, सभी के सभी हाइड्रोजन का नेचर क्या है, सेम है। लेकिन अगर मुझे यहीं पर नंबर ऑफ लाइन निकालना हो, नंबर ऑफ लाइन, तो आप कैसे निकालोगे, तो फाइंड आउट कर लीजिए भाई, एन कितना है, कितना है एन, एन यहाँ पर कितना है भाई, फाइंड आउट कीजिए, एन यहाँ पर कितना है, 4 नंबर में है, और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है भाई, हाफ है, आई की वैल्यू हाफ है, +1 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्विंटेट, क्विंटेट आ गया। इसके लिए इंटेंसिटी रेशो निकाल लीजिए, इसके लिए आप इंटेंसिटी रेशो निकाल लीजिए और आपका डायग्राम बना लीजिए, बस आ जाएगा आपका, बस यही है, बस यही होगा और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, यही होगा यहाँ पर, ठीक है ना भाई। क्विंटेट निकाल लीजिए, क्विंटेट के लिए निकालना तो आता ही आपको जनरली 1:3:3:1 किसके लिए होता है, क्वाड्रेट के लिए, क्वांटेट के लिए क्या हो जाएगा, क्विंटेट के लिए 1:4:6:4:1 ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्विंटेट के लिए। ओके ओके, ठीक है ना, याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लाइंस इस टाइप से निकलती हैं, ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ लाइंस इस टाइप से निकाली जाती है, आप सभी को ये पता भी है, ठीक है ना, आप सभी को मैंने ये बताया भी था, ठीक है ना, आप सभी स्टूडेंट को मैंने ये चीज बता दिया था, नंबर ऑफ लाइंस जो होते हैं वो इस टाइप से निकालते हैं भाई। जो आपका डबलेट तो आएगा नहीं, क्योंकि सभी की सभी न्यूक्लियाई जो है वो सेम है, इसीलिए आएगा तो सिंगलेट। लेकिन नंबर ऑफ लाइन निकालनी हो हमको, सिंगलेट में आखिरकार स्प्लिटिंग होता है ना, सिंगलेट भी ये स्प्लिट होगा, ईपी और ESR में सिंगलेट के अंदर स्प्लिटिंग होगी, तो फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ लाइंस आखिरकार यहाँ पर कितनी आई होंगी, तो वो नंबर ऑफ लाइंस अब इस चीज से निकाल लेते हैं, 2ni+1 से, किससे, 2ni+1 से निकाल लेते हैं। लेकिन आपका एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपके सामने कंफ्यूजन आ रहा होगा, वो क्वेश्चंस में दूर हो जाएगा आपका जब क्वेश्चंस आएंगे। वो कंफ्यूजन क्या है आपका, वो कंफ्यूजन एक्चुअली में यही है कि आखिरकार सर यहाँ पर सिंगलेट जब आ रहा है, सभी के सभी हाइड्रोजन सब सेम है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 1 क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई एन की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन तो 4 है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पर 4 है, आखिरकार वो 1 कैसे होगी। तो ये सभी जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना माइंड में जो आ रही है वो सभी दूर कर दूंगा, क्वेश्चंस आने दो, क्वेश्चंस में आपकी सभी की सभी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखिए आपका ये हो चुका है, एक एग्जांपल और है वो भी करवाएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद डियागो रूल आएगा, फिर क्रैमर्स डिजनरेसी आएगी और खत्म, बस पैरामैग्नेट जो आपका ये है ईपी और ESR फिनिश, ईपी और ESR खत्म हो जाएगा, बस इतना ही था ईपी और ESR, ठीक है ना। क्रैमर्स डिजनरेसी आएगी, क्रैमर्स डिजनरेसी में जनरली हम क्रैमर पेयर देखते हैं, क्रैमर्स पेयर देखते हैं, वहां पर स्प्लिटिंग नहीं होती, वहां पर जीरो स्प्लिटिंग, मतलब कि वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा जीरो फील्ड स्प्लिटिंग होती है, वहां पर हमारा जीरो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड भी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के विदाउट भी क्या होता है, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग वहां पर होती है, और वहां पर क्रैमर पेयर बनते हैं। और डियागो रूल जनरली ये बताता है जो हमारा कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस जो बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस, उनमें आखिरकार नंबर ऑफ लाइंस कैसे आएंगी, हम उनमें नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है ना, वो डियागो रूल से हम देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं और पैरा जो ईपी और ESR इसको कंप्लीट ही करा देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके बाय।